हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। इसीलिए कहते हैं मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और टीजीटी पीजीटी की तैयारी मन लगा करके बस करते रहिएगा। दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही थी अमेरिकन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर में हम लोग सीख चुके हैं अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो एक बार जा करके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर में 4 राइटर पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे, दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं फॉकनर, विलियम फॉकनर की बात करेंगे और तीसरे नंबर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और चौथे नंबर में जो है बिटमैन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलियम फॉकनर की। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो के अंत तक इसको बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। विलियम फॉकनर की अगर हम बात करते हैं तो विलियम फॉकनर का जन्म 25 सितंबर 1897 को न्यू अल्बानी मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, न्यू अल्बानी मिसिसिपी यूएस में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 6 जुलाई 1962 को बहलिया मिसिसिपी अमेरिका में हुई थी, अर्थात इनकी मृत्यु 64 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो दोस्तों, इनका जन्म और इनकी मृत्यु की डेट को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। जन्म कब हुआ इनका? 25 सितंबर 1897 को न्यू अल्बानी मिसिसिपी में, और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1962 को बहलिया मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में हो गई। इनकी नेशनैलिटी क्या थी? नेशनैलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अमेरिकन थे, अर्थात हमारी सीरीज भी अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर चल रही है, जिसमें हम लोग इससे पहले अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे को डिस्कस कर चुके हैं और आज अमेरिकन राइटर में दूसरे नंबर के हम लोग पढ़ रहे हैं ओके विलियम फॉकनर के लिए। तो इनकी नेशनैलिटी क्या है दोस्तों? अमेरिकन है। लेकिन विलियम फॉकनर ने कहां से शिक्षा ग्रहण की, अर्थात इनका अल्मा मैटर क्या था, इन्होंने कहां से एजुकेशन लिया? तो वो जगह है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी, यानी कि मिसिसिपी विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। इनकी शादी एस्टेले ओल्डम से हुई। फिर रिपीट करता हूं, स्पाउस यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? एस्टेले ओल्डम। एस्टेले ओल्डम का जन्म भी 1897 को हुआ। विलियम फॉकनर का भी जन्म 1897 में हुआ। इनकी पत्नी यानी कि एस्टेले ओल्डम का भी जन्म 1897 में हुआ। लेकिन विलियम फॉकनर की मृत्यु पहले हो गई, उनकी मृत्यु 62 में हुई, लेकिन इनकी पत्नी की मृत्यु जो है 1872 में, ठीक 10 वर्ष बाद इनकी पत्नी की मृत्यु एस्टेले ओल्डम की हुई थी। एस्टेले ओल्डम के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं आपके लिए, ये मेजर लैमुअल तथा लिडा ओल्डहम की एक लोकप्रिय बेटी थी। ओके, इनके बारे में मैं डिटेल से भी चर्चा करूंगा आगे चल करके, थोड़ा सा अभी संक्षेप में जान लीजिए। ओके, इनके ऐसा नहीं है कि विलियम कुथबर्ट फॉकनर बहुत ज़्यादा ईमानदार थे अपने रिश्ते को लेकर के या अपनी पत्नी को लेकर के, क्योंकि इनकी शादी के साथ ही साथ इनके कई सारे अफेयर भी चले। अगर हम इनके अफेयर्स की बात करें तो इनके जीवन के 2 अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित रहे थे। एक अफेयर जिनका चला था मेटा कारपेंटर से, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा अफेयर इनका था जॉन विलियम्स से दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं इनके पिता, पेरेंट्स में इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम मैरी कुथवर्ड फॉकनर था और इनकी माता का नाम मॉल बटलर था। ओके, और इनका व्यवसाय क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था? अगर मैं विलियम फॉकनर के ऑक्यूपेशन की बात करता हूं तो ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और स्क्रीन प्ले राइटर थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कौन है? अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और स्क्रीन प्ले राइटर। कौन? विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर ने अपने पूरे जीवन काल में कई सारी उपलब्धियों को भी हासिल किया। इनको कई सारे सम्मान, इनको ऑनर्स भी दिए गए। अगर मैं इनके सर्वोच्च पुरस्कार की बात करता हूं, सर्वोच्च ऑनर की बात करता हूं, तो 1949 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये क्वेश्चन आपके पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला अगर हम 1955 में बात करें तो 1955 में इनको 55 और 63 दो बार इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया।
अगर 1955 में इनको पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन ऑफ फेबल के लिए इनको मिला था, और 1963 में इनको पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए ही दिया गया था, लेकिन दी रिवर्स के लिए दिया गया था। जो रिवर्स थी, वो जो रिवर्स के लिए जो इनको पुरस्कार पुलित्जर दिया गया था 1963 में, वो इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके और ऑनर्स की, इनको 1991 में और 55 में, 1991 नहीं सॉरी 1951, 1951 एंड 1955, ओके। 1951 और 1955 में इनको नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1991 में जब इनको नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था, तो वो किसके लिए? कलेक्टेड स्टोरीज के लिए। तो जो कलेक्टेड स्टोरीज के लिए इनको दिया गया था, वो कलेक्टेड स्टोरीज का पब्लिकेशन 1950 में हुआ था, और 51 में इनको ये नेशनल बुक अवार्ड दिया गया। ठीक है, दूसरा 1955 में नेशनल बुक अवार्ड मिला था, वो किसके लिए मिला था? अ फेबल के लिए इनको मिला था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करते हैं, और इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से दोस्तों 2016 में एक पीजीटी के 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन और कहां से उठा था। फॉकनर इज प्राइमरली नोन फॉर द हिज नॉवेल, ओके। ये तो बात आप सब लोग जानते हो कि विलियम फॉकनर जो है वो अपने नॉवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के लिए। लेकिन जो अपने ये नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी दोस्तों लिखते थे, उनमें जो काल्पनिक स्थान रहता था योकना पटावा करके, एक काल्पनिक स्थान था। और ये क्वेश्चन पीजीटी में दोस्तों पूछा जा चुका है कि जो विलियम फॉकनर अपने नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज को लिखते थे, तो उनकी जो सेटिंग होती थी वो कहाँ होती थी? इनके फिक्शनल सेटिंग जो है वो योकना पटावा काउंटी में। और ये योकना पटावा ये है क्या? योकना पटावा काउंटी की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? लॉफ्टी काउंटी एक फिक्शनल टाउन ऑफ जेफरसन मिसिसिपी का होता है, उसको कहते हैं हम योकना पटावा, ओके। बेयर ही, और वहां पर इन्होंने ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने योकना पटावा काउंटी में ही व्यतीत किया दोस्तों। कहाँ? फिर रिपीट कर देते हैं, योकना पटावा काउंटी में ही इन्होंने अपने जीवन के अधिकतर समय को व्यतीत किया। और इनको जो है जाना जाता है, ही इज आल्सो नोन फॉर द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए भी, अर्थात इनके नॉवेल्स में ज्यादातर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और दोस्तों इनके बारे में एक बात मैं बता दूं कि इनके जो चीफ राइवल थे, ओके, अब फॉकनर के जो चीफ राइवल थे वो कौन थे? हमिंगबे थे उस समय के। ध्यान रखना, उन समय के इनके कंटेम्प्रोरी जो समकालीन कवि हुआ करते थे, विलियम यानी कि अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे, वो इनके चीफ राइवल थे। किसके? फॉकनर के दोस्तों। अगला इनके बारे में थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी दे देता हूं। एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको इनवाइट किया था डिनर के लिए, तो इन्होंने बहुत ही पोलाइटली उनके डिनर को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। और क्या कह करके रिजेक्ट कर दिया था? कि आई एम टू ओल्ड टू गो टू ईट विद स्ट्रेंजर, ये कह करके इन्होंने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया, ओके। किसके? कैनेडी, उस समय कौन थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी के प्रपोजल को इन्होंने रिजेक्ट किया दोस्तों। तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, और ये तीन कवि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे दोस्तों। दोस्तों इन तीनों कवियों के नाम हैं, सबसे पहले जेम्स जॉयस, फ्रेडरिक बेलहेम, नीत्शे और टीएस एलियट। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, जेम्स जॉयस, फ्रेडरिक बेलहेम, नीत्शे और टीएस एलियट, इन तीन कवियों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे दोस्तों। अगला हम फिर एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आपको तेजी से मेरे साथ एक बार रिवीजन करना है फिर से। इनका जन्म कहाँ हुआ? ये पहले तो इनका पूरा नाम बता दीजिएगा, विलियम कुथवर्ड फॉकनर। दोस्तों जब तक आप मेरे साथ जब भी वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ बोला जरूर करो, क्योंकि जितनी बार बोलोगे ना उतना अच्छा कॉन्सेप्ट और उतनी ज्यादा दिनों तक आपको याद बना रहेगा। तो बोलो और कॉपी कलम साथ में निकालो, नोट्स बनाते चलो दोस्तों, ये ध्यान रखना।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? विलियम कुथबर्ट फॉकनर, सॉरी, इनका पूरा नाम विलियम कुथबर्ट फॉकनर था और जन्म कब हुआ इनका? 25 सितंबर 1897 को कहाँ हुआ? न्यू एल्बनी मिसिसिपी यूएस में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1962 को लगभग कितने वर्ष की अवस्था में? 64 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ हुआ था? बहेलिया मिसिसिपी में हुआ था। फिर रिपीट करता हूं, बहेलिया मिसिसिपी। ये स्थान जरूर याद रखना कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? बहेलिया मिसिसिपी में 64 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1962 को। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे या लिखते थे? इनकी नेटिव लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? तो वो इंग्लिश थी। और नेशनैलिटी अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन थे। जैसे हम लोग इंडियन हैं, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, वैसे ये अमेरिका के थे, तो इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? अमेरिकन थी। अल्मा मैटर इन्होंने कहाँ से शिक्षा को ग्रहण किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से। और किस दौरान? तो 1919 से 1962 का पीरियड इनका रहा। इनका पीरियड जो है 1919 से 1962 तक का कहलाया। इनके कुछ नोटेबल वर्क भी थे दोस्तों। अगर हम नोटेबल वर्क की बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, ओके, लाइट इन अगस्त, आवेशम, एब्सलम, ओके, आ रोज फॉर एमली। फिर इसके बाद रिपीट कर देते हैं। देखो, इनके कुछ नोटेबल अवार्ड की अगर हम बात करें तो नोटेबल अवार्ड में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कब दिया गया इनको? 1949 के लिए। पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2 बार दिया गया, एक बार 1955 में दिया गया और दूसरी बार 1963 को। 1963 को जो दिया गया था वो इनका लास्ट वर्क दी रिवर के लिए दिया गया था दोस्तों। नेशनल बुक अवार्ड भी इनको 2 बार मिला, 91, सॉरी नॉट 91, 51, 1951 यानी कि 51 और 1955 में दोस्तों। तो एक बार मेरे साथ जरा रिपीट कर लो नोटेबल वर्क को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये वर्क किसका है। तो द साउंड एंड द फ्यूरी, फिर से रिपीट करो, द साउंड एंड द फ्यूरी। फिर एब्सोलम और एब्सोलम, गो डाउन, मॉसेस द बियर, ओके, शॉर्टरीज, सार्टोरिस, ओके। तो कौन कौन से हैं? सार्टोरिस है, द टाउन है, द मेंशन है, एज आई ले डाइंग है, लाइट इन अगस्त है, सेंचुरी है। तो ये इनके कुछ नोटेबल वर्क थे दोस्तों। और अगर मूवमेंट स्टाइल की बात करें तो ये मॉडर्निज्म और साउथर्न गोथिक नॉवेल जो है ये ज़्यादातर लिखते थे। अब हम इनके विलियम फॉकनर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। दोस्तों, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना जरूर ध्यान रखना, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, एक एक लाइन को। भले ही देर हो जाए और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सितंबर 25, ओके, 1897 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जुलाई 6, 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। और ये थे क्या? विलियम फॉकनर की बात करें, विलियम कुथबर्ट फॉकनर की बात करें तो एन अमेरिकन राइटर हैं एक, और नोबेल प्राइज लॉरेट हैं। तो नोबेल प्राइज इनको फ्रॉम कहाँ से मिला था? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड क्या है? एक जगह का नाम है, मिसिसिपी, ऑक्सफोर्ड। फॉकनर रोड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज, पोएट्री, एसेज एंड अ प्ले। तो देखो, फॉकनर कौन कौन कितनी चीज़ों को लिखा उन्होंने? नॉवेल्स को लिखा, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रीन प्ले, पोएट्री, एसे और नाटकों को। He is primarily known for his novels and short stories set in the fictional Yoknapatawpah County, based on, okay, Lafayette County, Mississippi, where he spent most of his life। ये बात मैं इनका कर रहा था। अब देखो, इनकी कुछ पर्सनल लाइफ को भी हम थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। अगर एज अ टीनेजर की बात करते हैं दोस्तों, और तुम सब लोग जानते हो कि टीनेजर में क्या होता है, ओके, जब हम लोग युवावस्था में होते हैं तो अलग ही कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। तो एज अ टीनेजर इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में फॉकनर ने डेटेड किया एस्टेले ओल्डम के साथ। एस्टेले ओल्डम का जन्म 1897 को और इनकी मृत्यु 1972 को हो गई थी दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और द पॉपुलर डॉटर ऑफ मेजर लैमुअल एंड लिडा ओल्डम,
ओके एंड बिलीव्ड ही वुड समडे मैरी हर। दोस्तों हुआ क्या, जरा समझिएगा। यहाँ पर यह मेजर लैमुअल और लेडा ओल्डम की लोकप्रिय बेटी थी और फॉकनर को पूरा विश्वास था कि एक दिन एस्टेले ओल्डम से उनकी शादी हो जाएगी। किसको पूरा विश्वास था? विलियम फॉकनर को विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरी शादी जो है वो एस्टेले ओल्डम के साथ हो जाएगी। हालांकि हुआ क्या आगे, हाउ एवर फिर भी एस्टेले डेटेड अदर बॉयज ड्यूरिंग देयर रोमांस। अपने रोमांस में हालांकि एस्टेले ने अपनी युवावस्था यह या ये कह सकते हो कि रोमांस के दौरान अन्य लड़कों को भी डेट किया करती थी। यानी कि अगर हम एस्टेले ओल्डम की बात करें तो एस्टेले ओल्डम भी दूध की धूली नहीं थी, अर्थात ये भी इधर प्यार किससे, फॉकनर से भी क्या करती थी और साथ ही साथ अन्य लड़कों के साथ भी डेट किया करती थी, अर्थात रोमांस किया करती थी। अगर हम इसके बाद इन 1880 वन ऑफ देम ओके कॉर्नेल फ्रैंकलिन प्रपोज्ड मैरिज टू हर बिफोर फॉकनर डिड। यानी कि अगर मैं इस बात को आपको अच्छे से समझाऊं तो 1918 में फॉकनर के प्रपोज करने से पहले ही ओल्डम को प्रपोज कर देता है कौन? कॉर्नेल फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति। फिर रिपीट कर देता हूं, 1918 में फॉकनर को प्रपोज करने से पहले ही कॉर्नेल फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति एस्टेले ओल्डम को प्रपोज कर देता है दोस्तों। लेकिन ऐसा फॉकनर नहीं कर पाते, इससे पहले ही वो कॉर्नेल फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति कर देता है। एस्टेले's पेरेंट इंसिस्टेड सी मैरी कॉर्नवेल। और एस्टेले के जो एस्टेले थी, एस्टेले ओल्डम थी, उनके माता पिता भी इस बात पर दबाव बना रहे थे कि सी मैरी कॉर्नवेल, कॉर्नेल से ही वो शादी कर लें। ऐसा उनके माता पिता क्यों कह रहे थे? क्योंकि जो कॉर्नेल था ही वाज एन ओली मिस लॉ ग्रेजुएट। यानी कि जो कॉर्नेल फ्रैंकलिन था वो क्या था, उसने ओले ला मिस ग्रेजुएट किया और हाल ही में वो हवाई प्रादेशिक सेना यानी कि हवाई टेरिटोरियल फोर्सेस में कमीशनड किया गया, अर्थात नियुक्त किया गया। एस्टेले और फ्रैंकलिन की शादी 10 वर्षों तक चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं हैड रिसेंटली बीन कमीशनड एज अ मेजर इन दी, और कहाँ किया गया? इन दी हवाई टेरिटोरियल फोर्सेस में, एंड कम फ्रॉम द रिस्पेक्टेबल फैमिली। और ये जो था वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से भी बिलोंग करता था। तो कई सारे रीजन थे जिसके कारण जो है एस्टेले ओल्डम के माता पिता ने जो है उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, यानी कि बेबस कर दिया। हम ये कह सकते हैं किसके साथ? कॉर्नेल फ्रैंकलिन। तो ध्यान रखना, एस्टेले ओल्डम की सबसे पहले शादी जो 1918 में हुई थी वो किसके साथ हुई थी? कॉर्नेल फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। ओके, और होम दे वर ओल्ड फ्रेंड, और ये पहले से दोस्त भी थे। तो एस्टेले मैरिज टू फ्रैंकलिन फेल अपॉर्ट 10 ईयर्स लेटर। तो एस्टेले क्या करते हैं कि फ्रैंकलिन से शादी तो कर लेते हैं लेकिन ये शादी 10 सालों तक भी नहीं टिकती और दे डाइवोर्स इन अप्रैल 1929। और 1929 को ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात डाइवोर्स ले लेते हैं। तो अब तक यहां तक कहानी समझ आ गई? तो क्या समझ आया आपको? फिर रिपीट कर देता हूं तेजी से। एस्टेले और फ्रैंकलिन की शादी 10 वर्षों तक चली। इसके बाद इन दोनों ने 1929 में डाइवोर्स ले लिया। किसने? एस्टेले और फ्रैंकलिन ने, अर्थात ये एक दूसरे से अलग हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शादी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। और 2 महीने बाद 2 months लेटर फॉकनर एंड एस्टेले बेड इन जून 1929 एट कॉलेज हिल। ओके, तो देखो यहां से फिर मैं रिपीट करता हूं कि 2 महीने के बाद फॉकनर तथा एस्टेले ओल्डम ने जून 1929 में ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के बाहर कॉलेज हिल प्रेस्बिटेरियन चर्च में शादी की। कहां? प्रेस्बिटेरियन चर्च में शादी की। फिर रिपीट कर देता हूं, प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्या कर ली? शादी कर ली। ओके, 2 महीने के बाद फॉल
किसने? विलियम फॉकनर और एस्टेले ओल्डम ने। कब? जून 1929, डेट याद रखना, जून 1929 को ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के बाहर कॉलेज हिल, फिर रिपीट कर देता हूं, कॉलेज हिल, ओके, प्रेस बेस्टेरियन चर्च में शादी की। और शादी करने के बाद ये दोनों लोग, ओके, पास्का गोला के मिसिसिपी खाड़ी के तट पर हनीमून मनाने चले जाते हैं। कहाँ? पास्का गोला, कास्ट एट पास्का गोला, यानी कि दे हनीमून्ड। अब इन्होंने हनीमून कहाँ मनाया? ऑन द मिसिसिपी गल्फ कास्ट एट पास्का गोला, पास्का गोला में जाकर के इन दोनों लोगों ने, किसने? विलियम फॉकनर और एस्टेले ओल्डम, जो कि उनकी नई नवेली पत्नी थी, यानी कि दुल्हनिया थी, उनके साथ में। देन इसके बाद ये क्या करते हैं कि वहां से हनीमून मना करके वापस आ जाते हैं, यानी कि देन रिटर्न टू ऑक्सफोर्ड, फिर से ऑक्सफोर्ड के लिए वापस आ जाते हैं। फर्स्ट लिविंग विद रिलेटिव्स, सबसे पहले इनके पास उस समय रहने के लिए घर नहीं होता है दोस्तों, तो ये अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। और भाइल दे सर्च्ड फॉर अ होम ऑफ ओन देयर ओन टू परचेज। और ये साथ ही साथ जब ये अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे थे, तो साथ ही साथ ये अपने स्वयं के घर की तलाश भी जारी रखते हैं कि हमें कोई नया घर मिल जाएगा तो हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इन 1930 फॉकनर परचेज दी antebellum home Roanoke, known at that time as the Sigog Place, फ्रॉम आयरिश पेंटर रॉबर्ट सिगॉग। अब यहाँ पर बात को समझिए मेरे दोस्तों, यानी कि ये दोनों लोग पास्का गोला के मिसिसिपी खाड़ी पर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और फिर ऑक्सफोर्ड दोबारा वापस भी लौट आते हैं। पहले वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और साथ ही साथ जो है अपने स्वयं के घर की तलाश भी जारी रखते हैं दोस्तों। 1930 में विलियम फॉकनर ने उस समय का सबसे प्रसिद्ध घर एस्टेबेलम होम रॉबन ओक खरीदा, जो उस समय के आयरिश प्लानर रॉबर्ट सोगांग के नाम से जो सुगांग पैलेस के रूप में जाना जाता था। सुगांग प्लेस के रूप में क्या करता था? जाना जाता था। आफ्टर हिज डेथ, अब क्या हुआ कि 1962 में विलियम फॉकनर की मृत्यु हो जाती है। तो विलियम फॉकनर की पत्नी एस्टेले और उनकी पुत्री जिल, देखो 1932 में, ये बात मैं यहां पर बता देता हूं कि इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है जिल। ये जिल का जन्म होता है 1932 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखना। Their daughter Jill lived at Robin Oak until Estelle death in 1972। अब यहाँ पर बात समझिएगा मेरे दोस्तों कि फॉकनर की मृत्यु के बाद एस्टेले ओल्डम और उनकी बेटी जिल 1972 तक, यानी कि तब तक जब तक एस्टेले की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक दोनों माँ बेटी रॉबन ओक में ही रहते रहे। लेकिन जब एस्टेले ओल्डम की भी मृत्यु हो जाती है तब वो घर जो है या वो संपत्ति मिसिसिपी विश्वविद्यालय को बेच दी गई थी। तो दोस्तों शायद मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ भी आया होगा, यानी कि 1972 के बाद द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी दैट सेम ईयर, यानी कि उसी साल जिस साल इनकी माता, किसकी? जिल की माता और हम कह सकते हैं विलियम फॉकनर की पत्नी की मृत्यु हुई, उसी साल वो प्रॉपर्टी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को बेच दी गई, सोल्ड कर दी गई। द हाउस एंड फर्निशिंग आर मेंटेन्ड मच एज देवर ऑफ फॉकनर्स डे। और उस घर और उसका जो फर्नीचर था वो इतना वेल मेंटेन था जैसा कि फॉकनर्स के जमाने में हुआ करता था। मच एज देवर द फॉकनर्स डे एंड फॉकनर्स scribbling are preserved on the wall, including the day by day outline covering a week. He wrote on the walls of his small study to help। और जैसे आजकल हम लोग नहीं करते हैं कि अपनी जो स्टडी टेबल होती है, तो स्टडी टेबल के सामने क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लिख करके रख लेते हैं। डेट मीन्स दीवार पर चिपका दिया या किसी टेप से कहीं पर भी रख देते हैं, जिससे कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त हमारी जब भी हो तो
जो है समय समय पर उन चीज़ों पर नज़रें पड़ती रहती हैं और दिमाग में वो चीज़ें बनी रहती हैं। इसी तरीके से दोस्तों द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ फॉकनर्स ओके लिटरेरी आउटपुट वर अचीव डिस्पाइट अ लाइफ लॉन्ग ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। एक चीज समझिएगा, इनके पिता भी, विलियम फॉकनर के पिता भी ड्रंकर थे और इनके साथ भी ये समस्या थी, अर्थात विलियम फॉकनर भी अल्कोहलर थे, अर्थात टीटू-टेलर थे। हम कह सकते हैं ये भी जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रंकर थे, यानी कि शराब पिया करते थे। लेकिन कब? ही रेयरली ड्रैंक व्हाइल राइटिंग। एक बहुत इतना ज़्यादा नहीं पीते थे, लेकिन तब जरूर पीते थे जब ये लिखते समय, या प्रेफरिंग इंस्टीड टू ब्रिंग आफ्टर अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जब इनको लगता था कि इन्होंने कोई काम कंप्लीट कर लिया है, अपना प्रोजेक्ट या जिस पर भी काम कर रहे होते हैं, कोई वर्क लिख रहे होते हैं, अगर वो वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद ये ड्रिंक किया करते थे दोस्तों। अब फॉकनर है सेवरल ओके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हम पहले भी बता चुके हैं कि फॉकनर के कई विवाहेतर ओके संबंध भी थे, विवाह के बाद भी कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल जो हैं इनके अफेयर्स थे। और एक हार्वर्ड हॉक्स की सचिव और स्क्रिप्ट गर्ल ओके मेटा कारपेंटर के साथ भी इनके संबंध रहे, जिसके बाद मेटा वाइल्ड के नाम से वो जानी गई दोस्तों। मेटा कारपेंटर लेटर नोन एज मेटा वाइल्ड। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों हर एक चीज समझ आ रही होगी। अब हम विलियम कुथवर्ड के लाइफ सर्वे की बात करेंगे। ओके लाइफ सर्वे में क्या हुआ, तेजी से देखिएगा। अगर हम इनकी लाइफ सर्वे की बात करते हैं तो एक अमेरिकी लेखक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी के निवासी विलियम कथवर्ड फॉकनर की बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि फॉकनर एक उपन्यासकार, लघु कथाएं, पटकथा, कविता, निबंध और एक लेखक, यानी कि एक नाटक भी लिखा, जिसमें अगर हम बात करें तो विलियम फॉकनर मुख्य रूप से अपने उपन्यासों और लाफेयट काउंटी मिसिसिपी पर आधारित काल्पनिक योकनापटावा काउंटी में स्थापित लघु कथाओं के लिए जाने जाते हैं। ये दो शब्द हमारे एकदम गांठ बांध लीजिए मेरे दोस्तों, लाफेयट काउंटी मिसिसिपी और योकनापटावा काउंटी, ये दो शब्द ओके इनके बारे में एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ओके लैफेयट काउंटी मिसिसिपी और योकनापटावा काउंटी में स्थापित लघु कथाओं के लिए जाने जाते थे, जहां उन्होंने अपना अधिकतम जीवन भी व्यतीत किया मेरे दोस्तों। ये पिछले अभी हमने बताया था, एक बार फिर रिपीट कर दिया। 1902 में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में बस गया। वहां विलियम फॉकनर का जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों बीता। इन 1902 his family moved to Oxford, Mississippi. There William spent a major part of his life. और वहां पर जो है विलियम फॉकनर ने अपना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में ही बिताया। And 1915 he dropped out to high school okay after 11th grade। और 1915 में इन्होंने क्या करा कि जो है हाई स्कूल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया था आफ्टर 11th ग्रेड। अब दोस्तों इन 1916 ही वर्कड ब्रीफली एट ग्रैंडफादर्स फर्स्ट नेशनल बैंक एज अ क्लर्क। अगर मैं बात करूं 1916 में, तो उन्होंने दादा के फर्स्ट नेशनल बैंक में एक क्लर्क के रूप में काम किया। एक एक वर्ड को ध्यानपूर्वक समझना, मैं इसकी हिंदी को बखूबी और बेहतरीन तरीके से तुमको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। ओके अर्थात तो 1916 में उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के फर्स्ट नेशनल बैंक में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया दोस्तों। 1917 में ही बिगेन सप्लाइंग ड्राइंग फॉर ईयर बुक ओले मिस। ओके तो हम बात करें 1917 में उन्होंने वार्षिक पुस्तक, एक उनके वार्षिक पुस्तक ओले मिस के लिए भी चित्र बनाना शुरू किया। कब डियर 1917 में कौन सी पुस्तक के लिए, वार्षिक पुस्तक ओले मिस के लिए क्या बनाना शुरू करा, चित्र बनाना शुरू किया दोस्तों। अप्रैल 1918 में उनके बचपन की प्रेमिका एस्टेले ओल्डम ने एक व्यक्ति जिसका नाम था, हम बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कार्नेल फ्रैंकलिन को परेशान किया।
ओके, ये वही एक कार्नेल फ्रैंकलिन वही हैं जिन्होंने जो है विलियम फॉकनर से पहले ही एस्टेले ओल्डम को प्रपोज किया था और उसी वर्ष फॉकनर ने अमेरिकी सेना में भर्ती होने की भी कोशिश की थी दोस्तों। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कब अप्रैल 1918 ही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, इनके बचपन की बहुत ही स्वीट हार्ट, इनकी प्रेमिका, ओके, इनकी एस्टेले ओल्डम जो है हैरिड अनदर मैन, जिसका नाम क्या था, कॉर्नेल फ्रैंकलिन दोस्तों। दिस सेम ईयर ही ट्राइड टू एनलिस्ट इन यूएस आर्मी बट ही वाज टर्न डाउन बिकॉज ही इज शॉर्ट हाइट। ओके, शॉर्ट हाइट, यहां से समझिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझिएगा कि जब कॉर्नेल फ्रैंकलिन को परेशान किया, यानी कि उसी वर्ष जो विलियम फॉकनर थे उन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन उनकी छोटी ऊंचाई के कारण, उनके शॉर्ट हाइट के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया दोस्तों। ही बिगेन टू ड्रिंक हैवली, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो है ड्रिंक करने लगे और रिलोकेट इन न्यू हेवन, ओके, कनेक्टिकट, वेयर ही मीट फिल स्टोन हिज मेंटर। अब इसे समझिए अच्छे से कि अब हुआ क्या कि और इसके बाद फॉकनर ने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा ड्रंकर बन गए थे ये, और इसके बाद ये न्यू हेवन कनेक्टिकट, फिर रिपीट करता हूँ, न्यू हेवन कनेक्टिकट चले गए। कहाँ गए थे, न्यू हेवन कनेक्टिकट चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपने गुरु फिल स्टोन से मुलाकात की। फिर रिपीट करता हूँ, इसके बाद जब इनको आर्मी में से निकाल दिया गया, अमेरिकी सेना में भर्ती करने से मना कर दिया गया, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और इसके बाद ये कहाँ चले गए मेरे दोस्तों, न्यू हेवन कनेक्टिकट चले गए और वहाँ पर इन्होंने अपने गुरु फिल स्टोन से मुलाकात की। किससे, फिल स्टोन से मुलाकात की। फिल स्टोन, देखो ये रहे फिल स्टोन से हिज मेंटर थे, उनके गुरु थे, ओके, उनसे क्या करते हैं, ये मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। Soon he joined the Canadian and then British Royal Air Force RAF को इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। फिर रिपीट करता हूँ, RAF का मतलब क्या है, रॉयल एयर फोर्स। ओके, येट ही डिड नॉट सी एनी वर्ल्ड वॉर, ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वार टाइम एक्शन। यहां से समझिएगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने अपने गुरु फिन स्टोन से मुलाकात की और जल्द ही वह डी कैनेडियन और फिर ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में शामिल हो गए। फिर भी फॉकनर ने प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की कार्रवाई नहीं देखी दोस्तों। उसी वर्ष हुआ क्या, इन द सेम ईयर ही एडेड ऑफिशियली a U in his last name, earlier his name was विलियम फॉकनर। यहाँ पे समझिएगा कि इनका जो पहले नाम था वो विलियम फॉकनर था, FAL, लेकिन इसमें यू कहाँ से आ गया, FAULKNER। तो यहाँ की कहानी समझिएगा, गलती से ये ऐड हो गया था, लेकिन इन्होंने बाद में इस ऐसे ही नाम को अपना लिया दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में हम लोगों का अगर कोई नाम गलत हो जाता है और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम वैसा ही अपना लेते हैं अपने नाम को, अर्थात इंटर में भी वही नाम रखेंगे, ग्रेजुएशन में भी वही चलने देते हैं। सेम वैसे ही इनके साथ भी हुआ था कि हुआ क्या था इनके साथ में कि आधिकारिक तौर पर इन्होंने क्या करा कि फॉकनर उसी वर्ष इन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम नाम में एक यू जोड़ा और पहले उनका नाम क्या था, विलियम फॉकनर था। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 1919 की। ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ओले मिस इन ऑक्सफोर्ड। 1919 में फॉकनर ने ऑक्सफोर्ड के मिसिसिपी विश्वविद्यालय ओले मिस में भाग लिया। फिर रिपीट किया, कब भाग लिया ओले मिस में, मिसिसिपी विश्वविद्यालय के ओले मिस में 1919 में दोस्तों इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी कविता, अब देखो यहां से समझिएगा, हिज पोएम ला प्रेस मिडी डम, ओके, फैन अप
appeared in the New Republic। समझो मेरे दोस्तों, उनकी कविता एल अप्रेस मेडिडम फॉन द न्यू रिपब्लिक में छपी। पहला गद्य प्रकाशन एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था लैंडिंग ऑन लक। देखिएगा दोस्तों, नवंबर ऑन 26 November his first prose publication a short story called Landing on Luck। देखो क्वेश्चन अगर आपका ये आता है कि फर्स्ट प्रोज पब्लिक कब हुई थी, तो 26 नवंबर को हुई थी। ओके, और सन क्या थी, 1919 में। और उसका फर्स्ट प्रोज स्टोरी शॉर्ट स्टोरी थी, उसका क्या नाम था, लैंडिंग ऑन लक, अपीयर्ड इन दी मिसिसिपियन। ओके, और इन 1921 ही रिटर्न टू ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी। 1921 में ये पुनः ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में वापस आ गए आफ्टर अ ब्रीफ। ओके, अब क्या हुआ, देखो उसी वर्ष फॉकनर ने, यानी कि ये क्या हुए, लैंडिंग ऑन लक द मिसिसिपी में लिखा गया, और 1921 में न्यूयॉर्क शहर में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, एक संक्षिप्त अ ब्रीफ टाइम ओके इन न्यूयॉर्क सिटी और टुक अ जॉब एज अ पोस्ट मास्टर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी पोस्ट ऑफिस। ये बात नोटेड है डियर, ध्यान देने वाली बात है ये कि यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि इन्होंने पोस्ट ऑफिस में कब नौकरी की। तो देखो समझिएगा कि ऑक्सफोर्ड जब 1921 में न्यूयॉर्क शहर में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी ये वापस लौट आए थे, और मिसिसिपी विश्वविद्यालय के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के रूप में इन्होंने क्या कर ली, नौकरी कर ली दोस्तों। बाद में इस नौकरी से उनकी लापरवाही के लिए निकाल भी दिया जाता है, यानी कि लेटर ही वाज फायर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस उनकी इस लापरवाही के लिए, ओके लापरवाही बारे वर्क के लिए, कार्य के लिए इनको इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिस सेम ईयर ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बिजन इन स्प्रिंग टू एस्टेले फ्रैंकलिन ऑन 14 दिसंबर 1924। समझिएगा दोस्तों इस लाइन को, ये लाइन हमसे क्या कहती है, उसी साल हुआ क्या, उसी वर्ष फॉकनर ने अ गिफ्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, फिर रिपीट कर देता हूं, अ गिफ्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। ओके, एकदम ध्यान रखना, जिसका नाम था विजन इन स्प्रिंग को एस्टेला फ्रैंकलिन को प्रस्तुत किया गया, और 14 सितंबर 1924 को उन्होंने अपनी कविता की पुस्तक द मोरबल फॉन जो है प्रकाशित की। तो इनकी 14 दिसंबर 1924 को पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इनकी विलियम फॉकनर की फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुई, 14 दिसंबर 1924 को। और दी मार्बल फैन, क्या थी वो, दी मार्बल फैन, फिर रिपीट कर देता हूँ, दी मार्बल फैन। और ऑन 25 फरवरी यानी कि 25 फरवरी 1926 को हिज फर्स्ट नॉवेल, और इनका देखो पहली पोएट्री ऑफ बुक या बुक ऑफ पोएट्री कौन सी थी, मार्बल फैन थी। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि फर्स्ट नॉवेल कौन सा था, तो सोल्जर्स पे था। ध्यान दीजिएगा, जो कि 25 फरवरी 1926 को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, कि पहला नॉवेल पूछा जाता है कई बार पीजीटी के एग्जाम में दोस्तों, कि 25 फरवरी 1926 को उनका पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सोल्जर्स पे। ओके, और ये जो इन्होंने, ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा सुना जाता है इनके बारे में, जब इन्होंने नॉवेल को लिखना शुरू करा तो इनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, इनकी एक प्रेमिका थी शेरवुड। ओके, वो बहुत ज़्यादा इनको इनकरेज करती थी, तो हम कह सकते हैं ही रोट इट, उन्होंने इसको लिखा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेरवुड। ओके, शेरवुड एंडरसन के प्रभाव में ये इस नॉवेल को वो लिखते हैं, कौन, विलियम फॉकनर। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 25 फरवरी 1926 को उनका पहला उपन्यास सोल्जर्स पे प्रकाशित किया गया। फॉकनर ने इस उपन्यास को शेरवुड एंडरसन के प्रभाव में लिखा। 20 जून 1929 की बात करते हैं दोस्तों आगे। On 20th June 1929 he married his childhood friend Estella
ओके ओल्डम से। तो देखो इन्होंने 1929 में अपने पहले वाले पति से तलाक दिया और उसके 2 महीना बाद ही तुरंत 20 जून 1929 को जो है ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है। सी डाइवोर्स हर फर्स्ट हस्बैंड जस्ट मंथ बिफोर ओके मैरिंग फॉकनर, यानी कि फॉकनर से शादी करने के कुछ महीना पहले ही इन्होंने अपने पहले वाले पति को जो है तलाक दे दिया था। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों, और अर्थात हम कह सकते हैं इनकी पहली शादी जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। अर्थात कब शादी की? 20 जून 1929 को फॉकनर ने अपने बचपन के दोस्त ओके एस्टेले ओल्डम से शादी कर ली। उन्होंने फॉकनर से शादी करने के कुछ महीना पहले ही तलाक दे दिया था। किसने? उनकी प्रेमिका ओल्डम ने, एस्टेले ओल्डम ने। अर्थात एस्टेले ये जो फर्स्ट मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल, यानी कि एस्टेले की जो पहली मैरिज थी वो वाज नॉट सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हुई। और 7 अक्टूबर 1929 को, यानी कि 7 अक्टूबर 1929 को हिज एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, उनका एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल नॉवेल था द साउंड एंड द फ्यूरी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको जरूर, इस पर मैं एक अलग से भी पूरा वीडियो बनाऊंगा द साउंड एंड द फ्यूरी पर। ओके ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। सेट इन फिक्शनल योकना पटावा काउंटी, कहाँ? योकना पटावा काउंटी में इसको सेट किया गया, बाज पब्लिश्ड। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि द साउंड एंड द फ्यूरी का पब्लिकेशन कब हुआ? 7 अक्टूबर 1929 यानी कि 1929 को। कहाँ? और ये किस तरीके का, इसकी सेटिंग किस तरीके की थी, कहाँ की थी? तो योकना पटावा काउंटी में। ओके अब हम अगला अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो ऑन 9 फरवरी 1931 को ही पब्लिश सेंचुरी, यानी कि 9 फरवरी 1931 को एक इनका दूसरा नॉवेल पब्लिश होता है जिसका नाम होता है सेंचुरी, अ सेंसेशनल एंड रेसी नॉवेल अबाउट अ किडनैप्ड कॉलेज। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आता जा रहा होगा मेरे दोस्तों। 19 फरवरी, पहले तो हम थोड़ा सा इसकी बात कर देते हैं। 7 अक्टूबर 1929 को एक एक्सपेरिमेंटल नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी पब्लिश हुआ, जो काल्पनिक यानी कि फिक्शन योकना पटावा काउंटी में सेट किया गया था दोस्तों। 9 फरवरी 1931 की अगर हम बात करते हैं तो फाकनर ने एक सेंसनल यानी कि सनसनीखेज एंड रेजी रस्मी नॉवेल सेंचुरी को पब्लिश किया, ओके, जो एक अपहरण किए गए कॉलेज के बारे में था। मई 1932 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन मई 1932 इन ऑर्डर टू पे बिल्स फॉकनर बिगेन वर्किंग विद MGM एज अ पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर। यहाँ से समझिएगा मेरे दोस्तों, मई 1932 में बिलों का भुगतान करने के लिए फॉकनर MGM के साथ पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर यानी कि पटकथा लेखक, पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर पटकथा लेखक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों। अगले 13 वर्षों के लिए फॉकनर ने अक्सर पटकथा पर काम किया, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर Faulkner frequently traveled to Hollywood to work on screenplay. He contributed to the script for the film Hawks made from Raymond Chandler's The Big Sleep and Ernest Hemingway to Have and Have Not। दोस्तों यहाँ से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको अच्छे से समझना यह है कि अगले 13 वर्षों के लिए फॉकनर ने अक्सर पटकथा पर काम करने के लिए हॉलीवुड की यात्रा की। फॉकनर ने रेमंड चैंडलर, किससे? फिर रिपीट कर देते हैं, रेमंड चैंडलर, नाम याद रखना ये मेरे दोस्तों, रेमंड चैंडलर की द बिग स्लीप एंड और एवरेस्ट हमिंगबे की टू द बिग, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एवरेस्ट हमिंगबे की टू हैव एंड नॉट हैव, टू
हैव और हैव नॉट से बनी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट में योगदान दिया। ये दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगले 13 वर्षों के लिए फॉकनर ने अक्सर पटकथा पर काम करने के लिए हॉलीवुड की यात्राएं की, यानी कि बहुत सारे हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथाएं लिखी, स्क्रीन लिखी। फॉकनर ने रेमंड चैटलर की द बिग स्लीप और एवरेस्ट हमिंगबे की टू हैव एंड हैव नॉट से बनी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट में योगदान दिया। दोस्तों अगर हम 1936 की बात करें, इन 1936 ही बिगेन एन अफेयर विद, इनका अफेयर मैंने क्या बताया था, इनके 2 अफेयर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, एक मेटा कारपेंटर के साथ, और जो मेटा कारपेंटर थी वो एक सेक्रेटरी थी, ही मेट इन हॉलीवुड, और इनसे मुलाकात विलियम फॉकनर की हॉलीवुड में हुई थी। In 1946, he was one of 3 finalists for his first Ellery Queen Mystery Magazine Award। यहाँ से समझिए 1936 में फॉकनर का अफेयर मेटा कारपेंटर के साथ शुरू हुआ, जो कि एक सेक्रेटरी थी, और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी दोस्तों, हॉलीवुड में हुई थी। 1946 में पहले एलेरी क्वीन मिस्ट्री मैगजीन अवार्ड, फिर रिपीट कर देता हूं इस नाम को, नाम ज्यादातर याद रखना है मेरे दोस्तों, एलेरी क्वीन मिस्ट्री मैगजीन अवार्ड के लिए 3 फाइनलिस्ट में से एक थे, कौन, विलियम फॉकनर। वह मैनली बैड बेलमैन के बाद दूसरे स्थान पर आए। दोस्तों कौन, विलियम फॉकनर, यानी कि अगर हम विलियम फॉकनर की बात करें तो ही केम सेकेंड टू मैनली बेड बेलमैन, अर्थात मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो 3 फाइनलिस्ट में से एक तो थे वह मैनली बेड बेलमैन के बाद दूसरे स्थान पर आए। फॉकनर को वर्ष 1949 में नोबेल प्राइज से भी, देखो मेरे दोस्तों एक एक वर्ड याद रखना है, और ये पॉइंट तो जरूरी याद रखना, फॉकनर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, कि फॉकनर को नोबेल प्राइज से कब अवार्डेड किया गया, फॉर द ईयर 1949 में, बट इट वाज गिवन, यानी कि अर्थात रिसीव किया गया 1 ईयर लेटर इन 1950। और जब इनको 1949 में विलियम फॉकनर के लिए नोबेल प्राइज से दिया गया, लेकिन वो उस साल इस प्राइज को लेने नहीं गए। उसके 1 साल बाद 1950 में उन्होंने अपने इस नोबेल प्राइज को प्राप्त किया, और किसके साथ, वह और उनकी बेटी जिल जो है स्टॉकहोम में इस पुरस्कार को लेने के लिए गए, और इस पुरस्कार को लेने पर विलियम फॉकनर ने वहां पर एक बहुत अच्छा प्यारा सा स्पीच भी दिया था। दोस्तों उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अवार्ड, तो ये अपना अवार्ड इनको नोबेल प्राइज भी दोस्तों कब दिया गया था, 1949 में, लेकिन लेने कब गए थे अपनी पुत्री जिल के साथ में स्टॉकहोम में, 1950 में। दोस्तों फिर इसके बाद ही डोनेटेड अ पोर्शन हिज नोबेल विनिंग टू एस्टैब्लिश अ फंड टू सपोर्ट एंड इनकरेज न्यू फिक्शन राइटर्स। यहाँ पर इस बात को मेरे दोस्तों समझिएगा अच्छे से, फॉकनर ने नए फिक्शन लेखकों के समर्थन और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए एक फंड की स्थापना की, एक कोष को स्थापित किया, और उस कोष में फॉकनर ने नोबेल प्राइज से प्राप्त जो धनराशि मिली थी, उस धनराशि का एक हिस्सा क्या कर दिया, दान कर दिया नए फिक्शन राइटर्स के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जो उन्होंने एक फंड बनाया था, कोष स्थापित किया था, उस कोष में उन्होंने अपनी जो नोबेल पुरस्कार से उनको प्राप्त धनराशि हुई थी, उसका एक हिस्सा क्या कर दिया, दान कर दिया। दोस्तों इसका परिणाम फिक्शन के लिए जो है पेन और फॉकनर अवार्ड था। उन्होंने मिसिसिपी के होली स्प्रिंग्स के पास के ध्यान देना, यहां से ए भी एक एक पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। He donated another portion to a local Oxford bank to establish an account to provide a scholarship fund to help educate African American major at nearby Rust College in Holly Spring, Mississippi। ये रस्ट कॉलेज इन हॉली स्प्रिंग मिसिसिपी। इस पूरे पॉइंट को समझिए मेरे दोस्तों कि उन्होंने मिसिसिपी
के होली स्प्रिंग्स के पास के रस्ट कॉलेज में अफ्रीकी अमेरिकी महाजनों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति कोष यानी कि फंड प्रदान करने के लिए एक स्थानीय ऑक्सफोर्ड बैंक को पुरस्कार राशि का एक अन्य भाग भी दान कर दिया। एक भाग उन्होंने फिक्शन राइटर्स का जो फंड बनाया था उसमें दान कर दिया और दूसरा भाग उन्होंने कहाँ दान कर दिया दोस्तों, छात्रवृत्ति कोष जो बनाया था, फंड बनाया था, ओके, उसमें दान कर दिया। अब 1950 when he was above 50, ओके, he met जॉन विलियम्स। देखो ये भी इनकी एक अफेयर था, दो ही अफेयर इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, एक किसके साथ अभी हमने बात किया था और दूसरा जो है, दूसरे का क्या नाम था, जॉन विलियम्स। क्या नाम था दोस्तों, जॉन विलियम्स, अ स्टूडेंट ऑफ एस्प्रिंग राइटर अ बार्ड कॉलेज एंड बिगिन अनदर अफेयर। अब यहां से समझिए 1950 में जब वे 50 के ऊपर थे तो वे बार कॉलेज के एक छात्रा और आकांक्षी लेखक जोआन विलियम्स से मिले और यह उनका एक दूसरा अफेयर था दोस्तों। तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा, जोआन विलियम्स, इनका नाम याद रखना, जोआन विलियम्स, फिर रिपीट कर देता हूं, जोआन विलियम्स, ओके। In 1951, he won the US National Book Award twice for collected stories. Collected stories के लिए उन्होंने 2 बार US नेशनल बुक अवार्ड को भी जीता, एक बार जो है 1951 में और दूसरा 55 में दोस्तों। इससे पहले हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि 1951 में जो है इन विलियम फॉकनर ने 2 बार यूएस नेशनल बुक अवार्ड जीता और यह अवार्ड इनकी कलेक्टेड स्टोरीज के लिए दिया गया था मेरे दोस्तों। अब 1955 में उन्हें उनके उपन्यास आ फैबल के लिए पुलित्जर प्राइज और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी मिला। कब, 1955 में ही रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज। देखो पुलित्जर प्राइज भी इनको 2 बार मिला, नेशनल बुक अवार्ड भी इनको 2 बार मिला, ठीक है, और नोबेल प्राइज इनको 1 बार मिला। पुलित्जर प्राइज एक 55 में और दूसरा 63 में इनको मिला था। इन 1955 ही रिसीव द पुलित्जर प्राइज and the National Book Award for his novel A Fable. In 1957 he accepted a position as writer in residence at the university। दोस्तों अब यहां से समझिए 1997 में उन्होंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में लेखक इन रेजिडेंस के रूप में एक पद को स्वीकार किया। 3 जनवरी 1962 को आप वर्जीनिया, ये भी ध्यान रखना, कहां, वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी, ये बात ध्यान रखना, 1957 में फॉकनर ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में लेखक इन रेजिडेंस के रूप में एक पद स्वीकार किया दोस्तों। 3 जनवरी 1962 की अगर हम बात करें तो ही फेल फ्रॉम हॉर्स इन, ओके, चार्लोट्स विले। अब क्या हुआ कि 3 जनवरी 1962 को वह चार्लोट्स विले में घोड़े से गिर गए और घायल हो गए दोस्तों, एंड वाज इंजर्ड, क्या हो गए, घायल हो गए। ऑन अप्रैल 19 ही वेंट 2 days विजिट टू यूएस मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट, ओके, और ऑन 20 यानी कि 24 मई को ही एक्सेप्टेड गोल्ड मेडल फॉर फिक्शन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर इन न्यूयॉर्क। चलो इतना समझो पहले दोस्तों। 19 अप्रैल को वह वेस्ट पॉइंट पर अमेरिकी सैन्य अकादमी की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। कब गए थे, यानी कि अमेरिकी सैन्य अकादमी की 2 दिवसीय यात्रा पर कब गए, वेस्ट पॉइंट पर, 19 अप्रैल को। इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आई, 1 महीने के बाद लगभग मान करके चलो 24 मई को उन्होंने न्यूयॉर्क में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, एक एक वर्ड को मेरे सुनिएगा मेरे दोस्तों, ओके, 24 मई को उन्होंने न्यूयॉर्क में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के फिक्शन के लिए गोल्ड मेडल स्वीकार किया, ओके। 4 जनवरी को उनका उपन्यास, 4 जून को उनका उपन्यास दी रिवर्स प्रकाशित हुआ। तो हर एक चीज को मैं बेहतरीन तरीके से आपको डिफाइन करता जा रहा हूं दोस्तों। ऑन 4 जून
ओके द नॉवेल रिवर्स वाज पब्लिश्ड और 17 जून को अगेन फेल फ्रॉम हॉर्स इन ऑक्सफोर्ड। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों कि क्या कहानी बनी। ओके 4 जून को उनका उपन्यास दी रिवर्स प्रकाशित हुआ और कब 62 में। ओके लेकिन 63 में जो है इसी दी रिवर्स नॉवेल के लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया इनकी मृत्यु के बाद। ओके 17 जून को वह फिर से ऑक्सफोर्ड में घोड़े से गिर गए और 5 जुलाई को उसे मिसिसिपी के अस्पताल बथालिया में भर्ती कराया गया था। एक एक वर्ड को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। कब 5 जुलाई को ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ओके बहलिया मिसिसिपी, बहलिया मिसिसिपी और बहलिया में ही इनकी मृत्यु हो गई ऑन 6 जुलाई एट एज 65। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट 1:30 AM। देखो दोस्तों अब समझिएगा एक एक चीज को कि 17 जून को वह फिर से ऑक्सफोर्ड में घोड़े से गिर गए और 5 जुलाई को उन्हें मिसिसिपी के अस्पताल बहलिया में भर्ती कराया गया। ओके और 6 जुलाई 1962 को 65 वर्ष की आयु में 1:30 बजे 1:30 पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, यानी कि डाइड ऑफ हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से उनकी क्या हो जाती दोस्तों मृत्यु हो जाती। अब आगे समझो अच्छे क्या हुआ कि 7 जुलाई को उन्हें ऑक्सफोर्ड के सेंट पीटर कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब 7 जुलाई को उन्हें ऑक्सफोर्ड के सेंट पीटर कब्रिस्तान में दफनाया गया, यानी कि सेंट पीटर सेमेट्री ओके इन ऑक्सफोर्ड ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई को कहाँ इनको सिमेट्री का मतलब होता है वह स्थान जहां पर कब्र बनी हो, ठीक है, तो सेंट पीटर कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया। अब यूनाइटेड स्टेट अब क्या हुआ कि इसी इनको सम्मान देने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पोस्टल सर्विस इशूड अ 22% पोस्टर्ज ओके स्टैंप इन ऑनर ऑन अगस्त 3 1987। अब समझिए मेरे दोस्तों इस पॉइंट को, यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने 3 अगस्त ओके 1987 को उनके सम्मान में 22% डाक टिकट जो है पोस्टल स्टैंप जारी किए। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने क्या कहा दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अंत की तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपने मिस कर दिया तो दोस्तों बहुत कुछ मिस हो जाएगा। फॉकनर्स के इंपॉर्टेंट वर्क में देखो सोल्जर्स पे 1926 में आया, 1927 में मॉस्किटोस ओके यानी कि मॉस्किटो, और 1929 में फिर से सार्टोरिस, फिर रिपीट करता हूं सार्टोरिस, 1929 में सार्टोरिस, 1929 में ही द साउंड एंड द फ्यूरी। अब यहां से मेरे दोस्तों देखिएगा द साउंड एंड द फ्यूरी कितनी बार आया है। पीजीटी 2000 में, पीजीटी 2003 में, 2004 और 2010 में। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए और कितनी बार रिपीट हुआ है द साउंड एंड द फ्यूरी। 1930 में एज आई ले डाइंग, 1931 में सेंचुरी और 1932 में लाइट इन अगस्त, 1935 में पायलन ओके नॉट सेट इन योगनापटावा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा नॉवेल है जो इनका योगनापटावा में जो है सेट नहीं किया गया, तो वो पायलन है। 1936 में एब्सलोम एब्सलोम ओके एब्सलोम ये भी पूछा गया ओके पीजीटी 2013 में। और अनबैंक्यूज्ड ओके दी अनबैंक्यूज्ड ये भी जो है पीजीटी 2005 में आ चुका है, 1938 में पब्लिश हुआ था। 1939 में दोस्तों दी वाइल्ड पॉम्स आया और 1940 में दी हैमलेट। अगर खाली हैमलेट की दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, खाली हैमलेट की बात करेंगे तो ये विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही ग्रेट ट्रेजेडी है, खाली ट्रेजेडी ओके सॉरी खाली हैमलेट। अगर हम दी हैमलेट की बात करेंगे तो दी हैमलेट जो है वो क्या है इनका नॉवेल है,
किसका? विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर का दी हैमलेट नॉवेल है। और ट्रेजेडी किसकी है? ट्रेजेडी जो है अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर का, खाली हैमलेट नाम से, दी हैमलेट नहीं। बस इतना ही फर्क है दोस्तों। अगला 1942 में गो डाउन मोसेस और 1948 में इंट्रूडर इन द डस्ट आया था। फॉकनर के बारे में 1951 में अगर हम बात करें, 1951 में रिक्वेम फॉर अ नन, ओके, सिक्वल टू सेंचुरी, 1954 में अ फेबल, 1957 में दी टाउन, 1959 में दी मैंसन और 62 में दी रिवर्स। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, ज़्यादातर ये ऑटोबायोग्राफिकल है दोस्तों। और इसी दी रिवर्स के लिए 1963 में इनको पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया। और दोस्तों ये इनका जो है लास्ट नॉवेल है। तो अब समझ आया दोस्तों, इनका पहला नॉवेल कौन सा है? सोल्जर्स पे है। और इनका अंतिम नॉवेल दोस्तों कौन सा है? इनका अंतिम नॉवेल दोस्तों यहां से देखिएगा, द रिवर्स 1962 में जो कि आया था, ओके, वो है। अब इनके स्नोफ ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल्स में भी देख लीजिएगा, इनके कुछ नॉवेल जो स्नोफ ट्रायलॉजी थे उनमें दी हैमलेट, ओके, ये भी स्नोफ ट्रायलॉजी है जो कि 1940 में आया था। 1957 में दी टाउन और 1959 में जो है द मैंसन। ओके, ये जो तीन हैं वो स्नॉफ ट्रायलॉजी है इनकी। ठीक है दोस्तों। अब इनके दो प्लेज इन्होंने लिखे। अब दो प्लेज कौन से? एक मैरी एंट्स है, ओके, वन एक्ट प्ले है जो कि मैरी एंट्स, और दूसरा 1991 में रिक्वेम फॉर अ नन पार्ट नॉवेल, ओके, ये भी पार्ट प्ले है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर हम पोएट्री कलेक्शन की बात करते हैं विलियम फॉकनर की, तो 1921 में विजन इन स्प्रिंग, 1924 में द मार्बल फॉन, 1932 में दोस्तों दिस अर्थ अ पोइम है, 1933 में अ ग्रीन बग, और 1979 में मिसिसिपी पोएम्स, 1981 में हेलन अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोएम्स। तो दोस्तों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दीज 13 1931, ओके, 1949 में नाइट्स गैम्बिट अ कलेक्शन ऑफ क्राइम फिक्शन है ये, 1950 में कलेक्टिव स्टोरीज, और 1961 में सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर की आती हैं। कुछ इनकी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोस्तों। 1919 में आई थी लैंडिंग इन लक, 1930 में आ रोज फॉर इमली, और 1931 में दोस्तों ड्राई सितंबर, 1949 में नाइट्स गैम्बिट। ओके, ये इनकी कुछ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज की बायोग्राफी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली वीडियो में मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को सेपरेटली लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके आने वाले जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं उसमें मैं तुम्हारी तैयारी में कुछ बेहतर योगदान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।